स्टार्ट। चलिए, तो इतिहास विषय पर हम लोग कई सीरीज़ में बातचीत करेंगे। तो इतिहास के अध्ययन का प्रारंभ करते ही एक 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 सवाल मन में सहसा उत्पन्न होता है कि क्यों इतिहास विषय का अध्ययन क्यों किया जाए। और कई बार कुछ बच्चे इसको एक दूसरे सेंस में भी ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों इतिहास पढ़ा जाए, जो बीत चुका है उसका अध्ययन क्यों किया जाए। तो आज के इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि क्यों इतिहास पढ़ा जाए, व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी हिस्ट्री। इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ एक दूसरा सवाल अपने आप जुड़ा है कि जो चीज़ बीत चुकी है उसको आखिर जानने के स्रोत क्या हैं। जैसे मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले का इतिहास जानना हो तो उस समय के जीवित व्यक्ति से अगर हम बात करेंगे तो उस समय के बारे में कुछ जान सकते हैं, लेकिन उसका क्या जो सैकड़ों साल, हज़ारों साल, लाखों साल पहले हुआ। तो इसी के साथ जुड़ा एक दूसरा मसला है कि इतिहास को किस प्रकार से जाना जाता है। इन दो बातों को जानना इतिहास में प्रवेश करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम अपने विषय पर आते हैं कि क्यों इतिहास का अध्ययन जरूरी है या क्यों इतिहास पढ़ा जाए। इतिहास सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेस के जो और भी विषय हैं उसका एक विषय है, उसका एक हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरह के विषय हैं, सोशियोलॉजी। हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के ये जो विषय हैं, उदाहरण के तौर पे ज्योग्राफी को लीजिए, भूगोल, ये हमारे वर्तमान पर्यावरण और हमारे वातावरण, इन सब का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस वो हमारे समाज के राजनीतिक ढांचे के निर्माण और उसके विकास पर बात करती है। पॉलिटिकल फॉर्मेशंस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान में क्या राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसको अपना अध्ययन का केंद्र बनाती हैं। इकोनॉमी किस तरह से अर्थशास्त्र काम करता है उस पर बात करती है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि ये जितने सामाजिक विज्ञान के विषय हैं ये निश्चित तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक विज्ञान के विषय अपने अध्ययन का केंद्र वर्तमान को बनाते हैं। इसके ठीक विपरीत इतिहास इस वर्तमान की पहचान करता है कि ये वर्तमान आखिर आविर्भूत कैसे हुआ, ये वर्तमान कैसे इवॉल्व हुआ, ये वर्तमान जिसका अध्ययन किया जा रहा है ये आया कैसे। इतिहास इसको अपने विचार का केंद्र बिंदु बनाता है। अब जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत से बच्चे जब मैं उनसे बात करता हूं तो वर्तमान के प्रति इतने ऑब्सेस्ड, इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं कि उनको लगता है कि ये जो आज हमारे सामने प्रकट है ये ऐसा ही हमेशा से था, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। जब हम इतिहास में जाते हैं तो एक बड़ी रोमांचक यात्रा शुरू होती है। मैं बड़े छोटे छोटे सवालों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि क्या हम आज इलेक्ट्रिसिटी, ये जो विद्युत है, इसकी तो बात छोड़ दीजिए, क्या आग के बिना जीवन संभव था? क्या जब मनुष्य खेती करना नहीं जानता था तो हमारे पूर्वज किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे, या किस तरह से मनुष्य ने कृषि की खोज की होगी, किस तरह से आग की खोज की होगी, किस तरह से पहिए की खोज की होगी। एक सवाल कि जब बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं थी, ये हाईवे नहीं थे, मोटर कार नहीं थी, रेलवे नहीं थी, तब भी मनुष्य हजारों किलोमीटर का सफर तय करता था।
हम पाषाण युग में भी और बाद में हड़प्पा काल में भी पाते हैं कि सुदूर देशों से व्यापार होता था। किस तरह से होता था, किस तरह से मनुष्य ने कृषि की खोज करके अपने जीवन को स्थायी बनाया, किस तरह से मनुष्य ने ऐसे उपकरणों की खोज की जिससे उसने जंगलों को साफ किया और धीरे धीरे राज्य बनाया और राज्य से बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। जब इस दृष्टि से हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास एक नए वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया का सफर साबित होता है जो बेहद रोमांचक है, बेहद चमत्कृत कर देने वाला है। जब हम आज दक्षिण भारत के विशालकाय मंदिरों को देखते हैं, आज जब हम स्तूपों को देखते हैं, आज हम गुफा काट करके जो विहार बनाई गई उसकी कलाकृतियों को देखते हैं, पत्थर पर जिस तरह से आकृतियां उकेरी गई हैं, जिस तरह से स्टोन के ऊपर पूरा का पूरा बुद्ध का लाइफ इम्प्रिंट किया गया है, उस चित्रकारी को जब हम देखते हैं, उस इंजीनियरिंग से चमत्कृत हो जाना पड़ता है। आश्चर्य में हम पड़ जाते हैं कि ये पत्थर पे की गई कलाकृति है या फिर लकड़ी के ऊपर कलाकृति की गई है, क्योंकि उसकी चमक हमें चकरा के रख देती है। कितनी बारीक काम किया गया है। तो कैसे किया गया होगा, वो किस तरह से किया गया होगा। कई बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो आकृतियां पर्वतों को काट करके बना दी गई, उसको तो कई बार हम कागज कलम लेके उतार नहीं सकते। तो किस प्रकार से ये संभव हुआ होगा जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। तो ये एक बेहद रोमांचक, एक दूसरी ही दुनिया, जैसे कभी कभी हम कहते हैं एलिस इन वंडरलैंड, एक पुस्तक है कि एलिस किस तरह से वंडरलैंड एक गुफा के माध्यम से वो गिरती है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो इतिहास हमें एक नई दुनिया के सफ़र में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जो आज जैसी नहीं थी, उसमें अनेक चुनौतियां थीं और उन चुनौतियों का सामना हमारे पूर्वजों ने कैसे किया वो हमारे लिए प्रेरणा की वस्तु है। वो हमें एक नई दृष्टि देती है, एक इंसाइट देती है, हमें कई प्रकार से नए विचारों से एनरिच करती है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी हो जाता है। आज बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे जातिवाद की समस्या हो, चाहे अलगाववाद की समस्या हो, चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला हो, या आज भी अगर स्त्रियों को 2 दर्जे पे रखने की बात होती है तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें सुदूर अतीत में हैं, जिनकी भली भांति परख करना आवश्यक है और उसको समझ करके ही हम आज राष्ट्रीय एकीकरण और एक सुंदर भारत बनाने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का मुठभेड़ कर सकते हैं, उससे दो हाथ कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमें अतीत का अध्ययन करना चाहिए। एक दूसरे दृष्टिकोण से, एक भिन्न पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो कई मामलों में भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास बेहद रोचक, बेहद इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं कि आर्यंस के पहले या आर्य के आने के बाद या बाद में शक, हूण, कुषाण, तुर्क, अलग अलग प्रकार की रेसेस, अलग अलग प्रकार के नस्लवादी समूह, अलग अलग प्रकार के भाषाई और सांस्कृतिक समूह किस तरह से एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। ये भिन्न भिन्न जनजाति के लोग किसी न किसी रूप में भारत की भाषा, उसकी कला, उसके स्थापत्य, आर्किटेक्चर को समृद्ध करते हैं। भाषाएं भी भारत में अलग अलग नस्लों और भाषाई समूहों के बीच अंतर क्रिया का परिणाम है। आज
हम मानते हैं कि एक सभ्य समाज वो होता है जो लिपि का इजाद कर लेता है। आज भारत में जितनी भी लिपियां हैं उसके उसकी उसकी जड़ें उसको अगर उसके विकास को हम समझना चाहते हैं तो हमें अतीत की यात्रा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल प्राचीन भारत बल्कि मध्यकालीन भारत में भी नए तरह की संस्कृतियों का आगमन होता है और भारतीय संस्कृति के साथ उसमें संश्लेषण होता है, उसमें क्रियाएं और अंतर क्रियाएं चलती हैं और ये अलग अलग तरह के सांस्कृतिक समूह भारत की कला और उसके स्थापत्य और जनजीवन पर बहुत गहरा छाप छोड़ते हैं। तो एक बड़ी ही व्यापक विरासत उभर करके सामने आती है हमारे इतिहास की, जिसे आज भी हमें अपने साथ लेकर के चलना है। तो खैर, अब हम फिर से अपने उस पुराने प्रश्न पर आते हैं कि वर्तमान से और किस तरह से इतिहास जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम अपने वर्तमान को देखते हैं, जब हम अपने वर्तमान को देखते हैं, जब हम आज के अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, जब हम भारत के वैदेशिक नीति को समझना चाहते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं, तो हमें कई बार और आज की बहुत सारी जो समाज में मौजूद विकृतियां हैं उनको भी अगर हम ठीक से उसको समझना चाहते हैं तो हमें अतीत की यात्रा करनी पड़ती है। जैसे हमने प्राचीन काल के बारे में बात की, हमने मध्यकाल के बारे में बात की। आज जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है उसको निर्मित करने में हमारे पूर्वजों ने योगदान किया है। वो उन मुश्किलों से लड़े और उन्होंने जो परिवर्तन किया उसी का परिणाम है कि आज इस रूप में हमारे सामने है। जब हम आधुनिक भारत की यात्रा करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि किन कमियों के कारण हम गुलाम हुए, और जब अंग्रेजों ने भारत को जीतना शुरू किया तो हमने उनको समय समय पे 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद से जैसे जैसे अंग्रेज भारत में कदम बढ़ाते हैं, हर कदम पर उनको चुनौती मिलती है, लेकिन और ये चुनौतियां बढ़ती ही जाती हैं। 1857 में जाकर के एक बहुत बड़ा गदर, एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को हम परास्त नहीं कर पाते। तो हम एक तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया में जाते हैं कि किस प्रकार से भारत एक समृद्ध भारत जिसके कपड़ों की पहचान पूरी दुनिया में थी, और एक ऐसा समृद्ध भारत जिसके लालच में अंग्रेज और अंग्रेज ही नहीं और भी बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं और हमारी अंतर्निहित इनहेरेंट कमजोरियों, इनहेरेंट वीकनेसेस के कारण किस तरह से वो हमको जीतने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। हमारे पूर्वज अपनी कमियों को पहचानते हैं और वो एक सामूहिक भावना की इजाद करते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से प्राचीन और मध्यकालीन समाज से भारत का आधुनिक समाज में रूपांतरण होता है, किस तरह से राष्ट्रवाद का उद्भव होता है, किस तरह से हमारे राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं, चाहे वो अहिंसक तरीके से, चाहे वो हिंसा के माध्यम से, लेकिन किस तरह से वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, वो अपना सब कुछ लगा करके वो भारत बनाते हैं जिस भारत को हम आज देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंत में मैं ये कहूँगा कि इससे पहले कि हम अपने कंधे उठा करके ये कहें कि क्यों इतिहास पढ़ा जाए, हमें पलट करके खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन हैं हम और कहाँ से हम आए, कैसे ये समाज कार्य कर रहा है
और किस दिशा में ये समाज जाएगा, अगर और किस रूप में ये जो आधुनिक विश्व हमारे सामने है वो किस रूप में है, और इसके और रूपों में क्या क्या बदलाव आएगा, अगर इन सवालों को हम जानना चाहते हैं तो हमें इतिहास की ओर मुड़ना ही पड़ेगा, इतिहास में जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।